शिक्षण अभिवृत्ति में या टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण की विधियों पे बात कर रहे थे। पिछली क्लास में आपको यहीं पे हमने छोड़ा था शिक्षण विधि पे, और उसमें हमने दो विधियों की आपसे बात कर भी लिए थे। शिक्षण विधि यानी टीचिंग मेथड। शिक्षण विधि क्या होती है? हम अपनी बात को क्लासरूम में या आप जब टीचर होंगे तो टीचिंग के दौरान क्लासरूम में अपनी बातों को या जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको प्रभावी तरीके से डिलीवर करना विद्यार्थियों तक, जिससे कि वो उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, यही टीचिंग है। तो जिस विधि से हम ये काम करेंगे, यानी जिस विधि से, जिस तौर तरीके से हम अपनी बातों को आप तक पहुँचाएँ, जिससे कि आपके अंदर ज़्यादा सीखने की इच्छा हो और जो हम आपको पहुँचाएँ उसे आप समझ भी सकें, तो यही होता है टीचिंग मेथड। एक एक करके सभी विधियों पे बात करेंगे। इसमें हमने एक विधि आपसे बात किया था, व्याख्यान विधि। हिंदी के शब्दों को आप ध्यान में रखें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो या फिर ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आ रहे। इसे बोलते हैं लेक्चर मेथड। इस पर हमने आपसे बात किया था कि ये हायर एजुकेशन में, हायर क्लासेज में ये मेथड चलता है, जिसमें प्रोफेसर रिसर्च पेपर वगैरह लेकर आते हैं और क्लास में एक सेमिनार के तौर पे, एक कॉन्फ्रेंस के तौर पे वो डिस्कस करके निकल जाते हैं और आप सुनते हैं कंसंट्रेट हो करके, या फिर आप थोड़ा बहुत उनकी बातों को नोट भी करते हैं। तो जब आप हायर क्लास में होते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, जैसे पीएचडी कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ सब आपको इस तरह की क्लासेस मिलती हैं। दूसरा विधि हमने जो बात किया था आपसे, वो इसके साथ साथ एक शब्द और जोड़ दीजिए, प्रदर्शन विधि। ठीक है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इसका मतलब हो गया कि आप लेक्चर तो ले ही रहे हैं और लेक्चर के साथ साथ डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर के साथ साथ आप एक काम और करें कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, भाई आप कोई टॉपिक जब आप पढ़ा रहे होते हैं, टीचिंग कर रहे होते हैं, उस दौरान ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स आते हैं, जिनको आप बोर्ड पे या कहीं भी लिख दें। तो जो महत्वपूर्ण शब्दों को आप, महत्वपूर्ण लाइनों को आप लिख देते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रदर्शन करना, यानी जो महत्वपूर्ण है उसको आपने प्रदर्शित किया है बोर्ड पे। व्याख्या तो आप कर ही रहे हैं, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेक्चर तो ले ही रहा हूँ, साथ में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वहाँ उनको मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ। तो यही होता है लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड या फिर व्याख्यान प्रदर्शन विधि। ठीक है, बहुत प्रभावी मेथड माना जाता है इसको। ठीक है, रिवीजन के तौर पे अगर विद्यार्थी है, आपने पढ़ाया कोई लेक्चर और अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डाटा आपने बोर्ड पे लिख दिया और वो कॉपी कर लिया है, तो फिर क्या है कि जब वो एक्सप्लेन करेगा, उनको रिवीजन करेगा, तो कम समय में आपका पूरा लेक्चर वो रिपीट कर लेता है। ठीक है, ये भी हायर एजुकेशन में होता है। हमको लगता है कि इस तरह की सबसे ज़्यादा प्रचलित जो विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि, सबसे ज़्यादा बीए एमए की क्लासेस में ली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट भी इतना मेच्योर होते हैं कि लेक्चर देने पर विद्यार्थी लेक्चर को समझते हैं और कुछ की पॉइंट्स को नोट करके रखते हैं। ठीक है, तीसरी विधि जो है समूह शिक्षण पद्धति, महत्वपूर्ण है ये भी, समूह शिक्षण पद्धति यानी शिक्षण की एक ऐसी विधि, टीम टीचिंग मेथड इसे बोलते हैं, जिसमें टीचरों का एक समूह होता है। इसमें क्या होता है कि कई अध्यापक मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अध्यापक मिलकर एक समूह बनाते हैं और वो सभी अध्यापक किसी विषय के अलग अलग हिस्सों को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे किसी ने सैद्धांतिक पक्ष पढ़ाया तो दूसरा अध्यापक उसके व्यवहारिक पक्षों पे आपसे बात करता है। इससे क्या होता है कि कई टीचरों का अनुभव, पढ़ाने की शैली, और उनके चूँकि बट गया है सिलेबस, तो भाई जो भी वो देंगे, अब अगर सिलेबस एक ही को मिला होता है, एक ही टीचर को पढ़ाना होता है, तो हो सकता है कि वो उसमें थोड़ी सी कंजूसी भी कर दे, कम चीज़ें आपको दे, कम डिलीवर करे, या फिर क्वालिटी भी गिर सकती है। जैसे कि अगर मैं किसी एक विषय का अध्यापक हूँ और उसके दूसरे सेक्शन को मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई दूसरा अध्यापक पढ़ाएगा तो फिर कहीं ना कहीं वो और बेहतर दे पाएगा। जैसे अगर आप इकोनॉमी के टीचर हैं तो आप इकोनॉमी पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन अगर बात आए कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, आर्थिक, देखिए अर्थव्यवस्था पढ़ाना अलग बात है, आर्थिक भूगोल अलग चीज़ होती है। तो अगर आपको ये लगता है कि नहीं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में कोई अंतर नहीं है, तो ये भूल आप एज ए टीचर कभी मत कीजिएगा, क्योंकि दोनों में अंतर है, दोनों का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो जब टीम बना के काम करेंगे आप अध्यापकों का, तो फिर आप इकोनॉमी पढ़ाएंगे, दूसरा अध्यापक जो होगा वो उसके भौगोलिक एस्पेक्ट को ध्यान में रख के पढ़ाएगा, यानी ज्योग्राफिकल चीज़ें बताएगा इकोनॉमी के संदर्भ में। ये फ़ायदा होता है
अगला मेथड जो है अन्वेषण या खोज, ये भी काफ़ी प्रभावशाली तरीका है पढ़ाने का। अन्वेषण, ये शब्द ध्यान रखिएगा, खोज, या फिर इसी को बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ह्यूरिस्टिक, ये अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो होता है, इसमें विद्यार्थियों को क्या करते हैं अध्यापक कि विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करने, यानी वो खुद से ही काम करें और कुछ खोज करने का अवसर दिया जाता है। जैसे आपको एक होमवर्क देते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो टीचर होते हैं स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं कि इस काम को जाओ घर पे और शोध करना, इस पे मतलब खोजना, इन चीज़ों को ढूंढना कहाँ मिलता है। जैसे भारत का भूगोल आप पढ़ रहे हैं, पता लगा टीचर ने क्लास छोड़ने से पहले कह दिया कि 5-6 जगहों का नाम, जैसे बालेश्वर नाथ है, भुवनेश्वर है नहीं, चेन्नई है, भोपाल है, ऐसे जगहों का नाम उसने बता दिया कि अब इसको खोज के लाना कहाँ पे है, ठीक है। तो अब विद्यार्थी घर जा कर के मैप खोलेंगे और पूरे भारत के मैप को वो बड़ी ध्यान से देखेंगे, तो जो जगह उनको खोजने के लिए कहा गया वो तो वो खोजेंगे ही, साथ में और भी जगहों का ज्ञान उन्हें हो जाएगा। तो ये एक प्रभावशाली तरीका है कि टीचर खोजने के लिए एक होमवर्क देते हैं बच्चों से कि भाई आप जाइए अन्वेषण कीजिए। इसका अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन करना, ठीक है। ये भी प्रभावशाली तरीका है टीचिंग करने का कि आप स्वयं कह दें बच्चों से कि आप इस काम को कीजिए, कैसे कीजिए। अगला है प्रोजेक्ट या प्रयोजन विधि। प्रोजेक्ट या प्रयोजन मेथड या प्रयोजन विधि, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। यह भी प्रभावशाली तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं स्टूडेंट को क्या करते हैं, छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो विद्यार्थी हैं उनके सामने एक प्रॉब्लम्स रखी जाती है, कोई भी समस्या बता दी गई, ऐसी समस्याएं हैं, ठीक है। और फिर उनका हल निकालने में एक निश्चित अवधि तक का समय दिया जाता है बच्चों को कि तुम्हें इतना टाइम मिल रहा है, 2 दिन का समय है, ये समस्या है, सब लोग इस पर इसका सॉल्यूशन ढूंढ कर लाइए। यानी अब आपको प्रोजेक्ट दिया गया, इस विधि में होमवर्क दिया गया, क्या करने के लिए, उनका खोजबीन करने के लिए कि आप ढूंढ कर लाइए। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिया गया है। अन्वेषण विधि में आपको पता है कि यह स्थान है, यहीं पे है, हमको बस ढूंढना है बारीकी से। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में समस्या दी गई है आपको, उसका सॉल्यूशन नहीं पता है आपको, वो सॉल्यूशन आपको अपने से सोच विचार करके ढूंढना है। तो एक प्रोजेक्ट दिया जाता है समस्या के रूप में और बच्चों को एक निर्धारित समय दिया जाता है, उस समय में वो कोशिश करते हैं कि इसका बेहतर सॉल्यूशन हम ढूंढ कर लाएं। इसमें क्या होता है ना, प्रतिस्पर्धा होती है, कौन ज़्यादा अच्छा आंसर देता है, कौन बढ़िया सॉल्यूशन सुझाता है। बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि नहीं, मुझे ढूंढना है इसका जवाब, इस समस्या को कैसे हल किया जाए, ठीक है। तो ये भी एक प्रभावशाली मेथड है, ठीक ठाक तरीका है। एक होता है आगमन विधि, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आगमन विधि यानी टीचिंग की जो ये विधि होती है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड, इसमें क्या होता है कि ये कुछ तथ्यों को, कुछ इंपॉर्टेंट या विशेष तथ्यों को या घटनाओं के निरीक्षण, घटनाओं को जानने के लिए और उनका विश्लेषण करके एक सामान्य नियम की ओर बच्चे आगे बढ़ते हैं। एक टीचर है, उसने किसी घटना को रखा आपके सामने और फिर उस घटना के सहारे एक नियम तक हम उसका विश्लेषण करेंगे घटनाओं का, और फिर एक रूल्स तक पहुंचा जाता है। इसमें कहते हैं कि अब विशेष से सामान्य की ओर आप बढ़ते हैं। ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ है, विशेष से सामान्य की ओर। विशेष से सामान्य की ओर का अर्थ हो गया कि किसी विशेष तथ्य या विशेष घटना को सामने रख के और फिर सामान्य नियम की ओर टीचर आगे बढ़ते हैं पढ़ाते हुए। इससे क्या होता है कि बच्चों के सामने जब कोई विशिष्ट उदाहरण रखो, अचानक से कोई घटना रख दो, तो वो उत्साहित हो जाते हैं उसके बारे में पूरा जानने के लिए। तो फिर उस तथ्य का या उस घटना का विश्लेषण किया जाता है और फिर एक सामान्य नियम तक पहुंचा जाता है कि ऐसा ये जो घटना हुई है इसके पीछे क्या नियम है, ठीक है। इसे आगमन विधि भी कहते हैं। इसी के संदर्भ में एक शब्द आता है निगमन विधि। निगमन या निगमनात्मक, ये सारे शब्द आपको मिलेंगे। निगमन विधि क्या है, इसको बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। इस विधि में क्या होता है, ये विधि जो है आगमन का ठीक उल्टा है। आगमन में क्या हो रहा है कि विशेष से हम सामान्य की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे
सामान्य से विशेष की ओर बढ़ती हैं। ठीक है, सामान्य से विशेष की ओर। विशेष क्या है, इसमें घटना का कारण नहीं पता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगमन और निगमन विधि में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये दोनों शब्द महत्वपूर्ण हैं। एक टीचर कैसे इस्तेमाल करता है आगमन विधि में, वो एक क्या करते हैं कि एक विशेष घटना से सामान्य नियम की ओर आगे बढ़ते हैं, नहीं कोई एक घटना और फिर उसके पीछे कोई नियम होगा उस पर चर्चा करते हैं। एक नियम का प्रतिपादन भी हो सकता है, जैसे कि 30 सालों के अनुभव के बाद जब कोई 30-40 वर्ष पढ़ाता है अध्यापक, तब उसे पता चलता है कि नहीं, बच्चों को सिखाने की सबसे अच्छा तरीका क्या है, सरल से कठिन की ओर जाओ, यानी सरल चीज़ें पहले पढ़ो बताओ फिर कठिन बताओ। ये टीचर 30 साल के अनुभव में समझ पाता है। तब वो एक नियम देता है, शिक्षण सूत्र, शिक्षण के नियम कि आप शिक्षण करने के दौरान यानी टीचिंग करने के दौरान पहले सरल पढ़ाइए फिर कठिन। तो जब टीचर ये बात करता है और 30 सालों का अनुभव है, तो 30 साल का वो वर्क उनका क्या है, विशिष्ट घटना है ना, लेकिन सरल से कठिन की ओर पढ़ाइए, एक सामान्य घटना हो गई, सामान्य नियम हो गया। लेकिन उन्होंने इस नियम का निर्माण कब किया, जब विशेष वर्क किया उन्होंने तब। तो आगमन का मतलब यही होता है कि विशेष से सामान्य नियम की स्थापना होती है। निगमन का मतलब हो गया कि सामान्य नियम से हम विशेष की ओर आगे बढ़ते हैं, निरीक्षण करते हैं। वो निगमन विधि है जो सरल से कठिन की ओर हम पढ़ाते हैं। जैसे आपको एक सरल, पहले आप जो जानते हैं, एक आसान सी घटना के बारे में आपसे बातचीत किया जाए आपके पाठ्यक्रम में, फिर उसी पाठ्यक्रम में धीरे धीरे हम जटिलता की ओर आगे बढ़ें और फिर लास्ट में जा करके ना इतना कठिन बनाया जाए लेकिन आपको समस्या ना हो समझने में, क्योंकि आप सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं, एक एक कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगली विधि हम बात करते हैं खेल शिक्षण विधि। ये छोटी क्लासेज में होता है, खेल शिक्षण विधि। इसमें क्या होता है कि जो खेल खेल में सिखाया जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि कोई गेम प्लान कीजिए आप। खेल, गिनती सिखाना है या और भी गुणा भाग सिखाना है, जोड़ घटाना सिखाना, तो इसके लिए क्या करें, सीधा उन्हीं को पूरी के पूरे क्लास को लेकर फील्ड में खड़े हो जाइए। 8 लोगों को इधर कर दीजिए, 10 लोगों को इधर कर दीजिए, पूछिए कि बच्चों बराबर है टीम की नहीं। उन्होंने कहा नहीं सर बराबर नहीं है। तो कहा कब बराबर होंगे, जब एक लोग इधर आएंगे। किसी बच्चे ने जवाब दिया, टीचर ने कहा हाँ यही होता है माइनस करना। उधर से जब वो आएंगे तो वहाँ कम हो जाएंगे, 10 में से एक माइनस होगा, और इधर आएंगे तो यहाँ एक प्लस हो जाएगा। बच्चा समझ गया कि अगर कहीं से निकाली गई संख्या तो क्या होगा, वहाँ माइनस हुआ, कहीं जोड़ा गया संख्या तो वहाँ प्लस हुआ। अब माइनस और प्लस का मतलब बच्चे को आपने एक गेम में समझा दिया और फिर आप कबड्डी खिलाइए उनको। तो खेल खेल में जो सिखाया जाता है उसी को खेल शिक्षण विधि कहा जाता है। ठीक है, एक होती है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। शिक्षण की एक विधि है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, लेबोरेटरी मेथड है ये, यानी जब आप लैब में कोई चीज़ सिखाते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करके आप विद्यार्थी को निष्कर्ष निकाल करके अवधारणा विकसित करें, यानी कोई एक्सपेरिमेंट हो लैब में जा करके। जैसे साइंस के बच्चे जो होते हैं या मेडिकल साइंस में आप देखेंगे तो वहाँ एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, मेडिकल सेक्टर में भी बच्चों को कराया जाता है कि आप जा करके ऑपरेशन करिए, देखिए क्या है कैसे है, डेड बॉडीज वगैरह दी जाती है उनको, वो प्रयोगशाला विधि होती है। साइंस बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में खासतौर पे आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन वगैरह कराते हैं लेबोरेटरी में, तो ये सब क्या है, ये प्रयोगशाला विधि है पढ़ाने का। ठीक है, एक होता है अभिन्यास विधि, असाइनमेंट मेथड, ये तो आप सब जानते हैं, अभिन्यास विधि। ठीक है, असाइनमेंट कॉलेज में आप देखेंगे हर सेमेस्टर में आप तो खूब लिखते होंगे। असाइनमेंट मेथड, इसमें क्या करता है एक टीचर, इसमें जो पाठ्यक्रम होता है उसे कई खंडों में क्या किया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। पहली चीज़, अब मान लीजिए कि आप भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल के छात्र हैं, तो अब भूगोल को 12 से 14, 15 खंड में बांट दिया जाएगा। जलवायु विज्ञान अलग है, भूआकृतिक विज्ञान अलग है, मानव भूगोल अलग है, परिवहन भूगोल अलग कर दिया गया, इसके अलग अलग पार्ट को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब उस पर क्या करते हैं, विद्यार्थियों को कार्य करने के लिए दिया जाता है कि आप 3 सब्जेक्ट्स पे फर्स्ट सेमेस्टर में वर्क करेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों को सुविधा भी होगा कि उन्हें बहुत बड़ा लोड नहीं होगा एक साथ,
3 सब्जेक्ट में या 4 सब्जेक्ट में जो 4 पार्ट हैं उसके, उस पे आप पहले सेमेस्टर में काम कर लेंगे, दूसरे सेमेस्टर में अगले 3 सब्जेक्ट पे आप काम कर लेंगे, तीसरे सेमेस्टर में अगले 3 खंड पे काम कर लेंगे। तो ऐसे वर्क करके आप पूरे पाठ्यक्रम को एक निश्चित समय अवधि में पूरा करवा लेते हैं बच्चों से। ठीक है, ये असाइनमेंट होता है। कुछ क्वेश्चंस पेपर होते हैं और वो सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उस यूनिट्स को कवर करते हैं। पूरे के पूरे 3 खंडों को आप तैयार करते हैं 3 प्रश्न पत्र में, और फिर आप इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में आप जमा करते हैं, और फिर उस चेक होता है। कुछ मार्क्स भी आपको दे दिए जाते हैं, जैसे आपकी लिखावट हो, जैसे आपका कंटेंट हो। ये जो असाइनमेंट जमा होता है कॉलेज में, उसका ये पढ़ाने का या टीचिंग का एक मेथड ही है। ठीक है, अगला है विचार मंथन विधि। ये भी महत्वपूर्ण है, हायर एजुकेशन में ऐसा होता है, विचार मंथन विधि। अंग्रेजी के शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हिंदी में हो सकता है कि आप बोल रहे हैं, रिवीजन करेंगे कई बार तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें छात्रों के सामने क्लासरूम में ही एक टीचर छात्रों को कोई समस्या देता है और कहता है कि सब लोग मिलकर इस पर विचार विमर्श करो। यानी पूरी क्लास को एक प्रॉब्लम्स दे दिया गया, कोई घटना दे दी गई, कोई समस्या बताया गया कि ये प्रॉब्लम्स है। केस स्टडी जो होता है, आप केस स्टडी भी पढ़ते होंगे, और बोध में तो आपको काफ़ी पढ़ना है, यानी कॉम्प्रिहेंशन में मैं खुद कराऊंगा। तो केस स्टडी दे दिया जाता है, और केस स्टडी दे करके बच्चों से कहा जाता है इस केस को सॉल्व करो, यानी उस समस्या को सॉल्व करो। अब वो सारे लोग एकदम स्वतंत्र रूप से, मुक्त भाव से उस पर विचार करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सर ऐसा हो सकता है नहीं। तो जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वो सही है, कितना सही है। अब अगर 25-30 बच्चे मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं किसी समस्या पे, तो निश्चित रूप से वो एक सही परिणाम पे पहुंचते हैं, सही निष्कर्ष तक वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। तो ये मेथड भी काफ़ी प्रभावशाली मेथड होता है, जो हायर एजुकेशन में अपनाया जाता है। इसको विचार मंथन की, आप समस्या पे विचार विमर्श करें अपने ही ग्रुप में, टीचर उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वो सिर्फ समस्या दे रहा है और आपके सॉल्यूशन को जज करेगा। सारे बच्चे आपस में मिल करके इसको, इन्हें ग्रुप डिस्कशन भी कह सकते हो कि एक क्लासरूम में ऐसा हो जाता है, होता है। ठीक है, एक मेथड है कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, यानी टीचिंग का एक और तरीका है कंप्यूटर आधारित, जो कि आज है, चल रहा है खूब, शिक्षण विधि। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर के साथ में आपको सिखाया जाता है कोई भी चीज़, कि आप कंप्यूटर का उपयोग जो होता है उसके साथ सीखने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर के साथ बैठ करके चीज़ों को सीखते हैं तो वो होता है कंप्यूटर आधारित, यानी कंप्यूटर बेस्ड स्टडी जो होती है, या कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग होती है। तो जब आप कंप्यूटर के साथ, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, उसके साथ बैठते हैं, आईसीटी के साथ बैठते हैं, यानी टेक्नोलॉजी से जब आप अपडेट होकर के सीखते हैं कोई चीज़, जिसमें आप लैपटॉप रखे हैं या स्मार्टफोन से आप बैठे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, तो जब आप इन सब पे वर्क करते हैं और इनके साथ में आपको सीखते हैं, तो फिर इसे कहते हैं कौन सी विधि, कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, यानी कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया, उपयोग के साथ सीखने की प्रक्रिया, सतत अनुकरण विधि। ठीक है, इसे बोलते हैं सिमुलेशन मेथड। ये भी शिक्षण की एक विधि है, टीचिंग की एक विधि है। इसमें क्या कैसे सिखाया जाता है, देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि शिक्षण का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है कि एक टीचर और स्टूडेंट ही हो। शिक्षण, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी शिक्षा देने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। अगर शिक्षण की कोई विधि है तो इसका मतलब होगा कि वो सारी विधियां जिनसे आप सीख पाते हैं, या जो आपको कुछ सिखा रही है। क्योंकि कुछ ऐसे मेथड इसमें हमने बताया है जो आपको लग रहा होगा ये तो क्लासरूम में ऐसा होता नहीं है, क्लासरूम से बाहर भी तो सीखा जा सकता है। तो जो सिमुलेशन मेथड होता है या सतत अनुकरण विधि होती है, इसमें क्या होता है कि बच्चों को, बच्चे कहें या फिर जो सीखने वाला कैंडिडेट है या विद्यार्थी, शिक्षार्थी, जो भी आप कहें, उसमें एक उनके बीच में उन्हें सिखाने के लिए
एक कृत्रिम माहौल बनाया जाता है, एक ऐसा माहौल जिसमें उनको लगे कि ये तो सही है, ये रियल में है, ऐसा यानी आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है उन्हें उस विषय को सिखाने के लिए। अब वो विषय कौन सा होगा जिसके लिए आर्टिफिशियल माहौल चाहिए? तो जैसे अंतरिक्ष यात्री होते हैं, अंतरिक्ष में जो जाते हैं स्पेस में, तो जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए क्या होता है, उनका जो प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, तो उनको ट्रेनिंग जो दी जाती है वो आर्टिफिशियल स्पेस में दिया जाता है। यानी यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जहाँ पे अंतरिक्ष जैसी सारी चीज़ें सब कुछ हों, और फिर उसमें उनको रख करके उनको ट्रेंड किया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों का जो प्रशिक्षण होता है वो इसी विधि से होता है, ठीक है। इसमें कृत्रिम माहौल बनाया जाता है, ध्यान रहे कि कृत्रिम परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं, और ये कृत्रिम परिस्थितियाँ बना करके उसमें उनको ट्रेंड किया जाता है। जैसे अंतरिक्ष यात्री हैं, इनके लिए ये होता है अंतरिक्ष यात्री, या फिर आप पायलट कह सकते हैं। ये पायलट जो होते हैं, जो हवाई जहाज़ वगैरह उड़ाते हैं, इनको ऐसे थोड़ी ना कि पहले दिन पहुँचे और सीधा प्लेन लेके उड़ गए, नहीं, इन्हें एक आर्टिफिशियल जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें बैठाया जाता है और वहाँ पे इन्हें ट्रेंड किया जाता है, ठीक है। और जब बाकायदा ये उसमें ट्रेनिंग ले लेते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, तो फिर इन्हें सह पायलट के रूप में स्पेस ऊपर हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विधियां हैं जो शिक्षण की हैं, शिक्षण मतलब टीचिंग की विधियां हैं, अर्थात सिखाने की विधि है, ठीक है। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा, इनके अर्थों को, क्योंकि ये अपने आप में एक एक विधि क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो फिर समस्या बस यहीं पे आ जाती है कि लिख के आ गया सतत अनुकरण विधि टीचिंग की, यानी सतत अनुकरण शिक्षण विधि क्या है, नीचे व्याख्या में दिया है। अब आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि सतत अनुकरण का मतलब क्या हुआ, तो सतत अनुकरण का मतलब यही होता है कि ऐसी परिस्थितियां जो कृत्रिम रूप से बनाई गई हों लेकिन वास्तविक जैसी दिखती हों, रियल में जैसा होता है वो वैसी ही दिखती हों, लेकिन ये कृत्रिम रूप से बनाई गई हों किसी खास पर्पज से। जैसे ट्रेनिंग के लिए, आप डिफेंस में भी देख लीजिए, मिलिट्री में क्या होता है कि सीधा जो गन फायरिंग की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको आर्टिफिशियल माहौल में दिया जाता है, पूरा बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिया जाता है, वहाँ पे आप शूटिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पे सिखाने के लिए आपको वास्तविक जैसी स्थिति बनाई जाती है कि जो रियल में होता है, लेकिन वो रियल में होता नहीं है, ठीक है। तो ये शिक्षण विधि है जो कंप्लीट होता है। आगे हम चर्चा करेंगे शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों पे। हम लोगों ने बात किया शिक्षण की विधियों पे, यानी टीचिंग के मेथड पे, कितने तरीके की विधियां हैं सिखाने की प्रक्रिया में। अब हम बात करते हैं कि शिक्षण यानी टीचिंग को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कौन से कारक होंगे जो मुझे प्रभावित कर रहे हैं या पढ़ाने की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा कोई कारक है तो उन्हीं को हम कहेंगे टीचिंग को यानी शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए शिक्षण जो होता है ना एक प्रभावशाली उपकरण है, यानी टीचिंग एक प्रभावशाली प्रक्रिया होती है और इसके माध्यम से टीचर जो है वो क्लासरूम में क्या करता है, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है। यानी आप क्लास में ऐसे थोड़ी ना है कि किसी भी वक्त आप कुछ भी सीख सकते हो, नहीं, एक पूरा माहौल बनता है पढ़ने पढ़ाने का, और उस माहौल को बनने में बहुत सारे कारक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं और बहुत से कारक ऐसे हैं जो उस माहौल को बिगाड़ने में अपनी भूमिका निभाते हैं। भाई आप क्लास में आपने भी देखा होगा, आप लाइब्रेरीज में रहते हैं, क्लासरूम में आप रहते हैं, आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, नहीं आप सही से अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। और कभी कभी आप बोलते हैं कि बड़ा अच्छा माहौल था आज पढ़ने का, लाइब्रेरी में भी या स्कूल में या कॉलेज में कहीं भी। तो ये जो माहौल होता है वो कैसे बनता है, वो शिक्षण में जब शिक्षण को जो प्रभावित कर रहे हैं कारक अगर सकारात्मक कर रहे हैं तो माहौल बना है पढ़ने का, और नकारात्मक कर रहे हैं तो फिर ये स्थिति ठीक इसके विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से कारक होंगे जो शिक्षण को प्रभावित कर रहे हैं। उसमें आप ध्यान में रखिए कि जो बेसिक कारक हैं, जैसे शिक्षण के सूत्र हैं, मैंने आपको बताया है पिछली क्लासेस में कि शिक्षण के सूत्रों में क्या क्या आते हैं। सहायक सामग्री है, यानी टीचिंग करते समय जो साधन की जरूरत पड़ती है, जिन वस्तुओं की जरूरत है वो भी है। ऐसे शिक्षण विधियां जो अभी मैंने आपको बताया, यानी पढ़ाने के तौर तरीके, है नहीं, तो ये सब
मिल करके एक क्लास को तो बढ़िया बनाते हैं। भाई एक क्लासरूम में जो क्लास चल रही है उसको एक टीचर तो बेहतर कर नहीं रहा है सिर्फ, और ना ही एक विद्यार्थी बेहतर कर रहा है। एक बढ़िया क्लास का और एक बढ़िया माहौल का मतलब हो गया कि वहाँ पे ये सब जिम्मेदार हैं। शिक्षण की विधि क्या है ये भी जिम्मेदार है कि अच्छे से वहाँ पे क्लास चल रही है कि नहीं। अगर टीचिंग मेथड बेहतर है तो क्लास बढ़िया होगी, इंटरेस्टिंग होगी और आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। शिक्षण सहायक सामग्री है, अब पता लगा कि टीचर खड़ा है बोर्ड पे पढ़ाने के लिए और मार्कर में स्याही खत्म हो गई, अगर ऐसी स्थिति है तो भी शिक्षण प्रभावित होगा। तो ये सब मिल करके क्या करते हैं, एक बढ़िया माहौल बनाते हैं। अब अगर इनमें से किसी के पास भी कोई डिस्टर्बेंस है, अब चाहे वो सहायक सामग्री में डिस्टर्बेंस आ जाए, चाहे शिक्षण विधि में कमियां आ जाए, या फिर शिक्षण के सूत्र में कमी आ जाए, कोई भी कमी अगर आई तो फिर शिक्षण प्रभावित होगा। तो देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी कमियां हैं जो टीचिंग को प्रभावित कर देती हैं, यानी टीचिंग को सही अच्छा या खराब बना देती हैं, पूरे माहौल को बना के रखती हैं या बिगाड़ के रखती हैं। इन बातों को हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता, यानी जो टीचर है वो कितना योग्य है। शैक्षणिक योग्यता ये एक पहला कारक है, महत्वपूर्ण कारक भी है। शैक्षणिक योग्यता का अर्थ ये हो गया कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है या कॉलेज का जो मैनेजमेंट है उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टीचर हैं उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें क्लासेस दी जाएं पढ़ाने के लिए। ठीक है, कोई टीचर बहुत नॉलेज रखते हैं, अत्यधिक योग्य हैं, अगर वो टीचर बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है और बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है उसकी, और ये भी जानते हैं आप कि वो अच्छे से पढ़ा सकता है, तो फिर उसे आप लोअर क्लासेज में क्यों रखें। भाई हमारे अंदर क्षमता है कि मैं यूजी और पीजी के कैंडिडेट को पढ़ा सकता हूँ, और मुझे ये कहा जाए कि नहीं मैं हाई स्कूल के बच्चे को पढ़ाऊँ, क्लास 8 के बच्चे को पढ़ाऊँ, तो फिर इससे शिक्षण प्रभावित होगा कि नहीं होगा, टीचिंग प्रभावित होगी। अब पता लगा कि कोई हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसकी योग्यता इतनी है कि वो हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ा सकता है, अब उसे आप ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा दिए हैं, तो क्या वो वहाँ पे बेहतर शिक्षण कर पाएगा, टीचिंग अच्छी कर पाएगा? नहीं कर सकता है। ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो उनके अध्यापकों की योग्यता के अनुसार, जैसी उनकी शैक्षिक योग्यता हो उसी अनुसार उन्हें क्लासेस दी जाएँ। ठीक है, अधिक योग्य जो शिक्षक हैं उनको हायर क्लासेस दी जाएँ, और कम योग्य हैं अगर तो उन्हें छोटी क्लासेस में पढ़ाने के लिए कहा जाए। इससे क्या होगा कि टीचिंग प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, अगला है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल, शिक्षण का मतलब टीचिंग हो गया, और कौशल का मतलब हो गया स्किल्स। स्किल्स मतलब क्षमताएं, आपकी क्षमताएं कैसी हैं। तो अगर बेहतर टीचिंग करना है तो टीचिंग करने के तौर तरीकों पे ठीक ठाक पकड़ आपकी होनी चाहिए। एज ए टीचर आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, टीचिंग के जो भी पहलू हैं आपको पता होना चाहिए कि एक प्रभावी कक्षा को कैसे हम आगे बढ़ाएं। अगला फैक्टर है जो शिक्षण को प्रभावित कर रहा है, वो है शिक्षक का अनुभव, यानी जो अध्यापक हैं, शिक्षक या टीचर का जो अनुभव है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षण में, यानी टीचिंग में। अगर अनुभवी टीचर हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस ऑफ टीचर होता है, अगर अनुभवी टीचर हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो वो क्या करते हैं, अपने अनुभवों के आधार पे क्लास को और प्रभावी वो बना ही डालते हैं। एक अनुभवी अध्यापक आपको सिलेबस से हट के भी जानकारी देता है तो बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्टेड होते हैं, कहते हैं कि जो सिलेबस में है उसके प्रति नहीं, लेकिन बाहर की चीज़ों को सीखने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं। और शिक्षक को हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को हमेशा अपडेट रखना चाहिए। और होता भी है, एक अध्यापक हमेशा क्या होता है, एक विद्यार्थी भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको पढ़ाने से पहले भी मैंने पढ़ा और आपको पढ़ाने के बाद भी मैं पढ़ूंगा। नहीं, एक अध्यापक स्वयं एक विद्यार्थी होता है और होना भी चाहिए। ठीक है, और जो एक अच्छा अध्यापक होगा जो अपने अनुभव को, कोई भी घटना हुई है या कुछ सीखा एक लंबे समय में, तो वो अपने जो विद्यार्थी हैं उनको शेयर करेगा, उनके साथ साझा करेगा अपने नॉलेज को। ठीक है, तो अनुभव अगर है तभी साझा कर पाएगा वो। अगला फैक्टर है कक्षा का वातावरण, यानी क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है उस पर, यानी क्लास का वातावरण, ये भी एक ऐसा कारक है जो शिक्षण प्रक्रिया को क्या कर रहा है, यानी टीचिंग के प्रोसेस को ये प्रभावित करता है और बड़े स्तर पे करता है। ठीक है, तो अब एक टीचर ही ये निर्धारित करता है कि कैसे क्लास का वातावरण हम मेंटेन रखें, क्लास में
युद्ध वाली स्थिति बन गई है, या क्लास में हंसी मजाक वाली स्थिति बनी है, या फिर क्लास में सीखने की इच्छा लेकर बैठे हुए बच्चों के चेहरे पे जो दिखता है वो बना हुआ है। तो एक माहौल कैसा बनेगा वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा माहौल बना के रखेगा अंदर क्लासरूम में। कुछ अध्यापकों को तो मैंने देखा है जो क्लास में पहुंच जाते हैं तो इतनी शांति हो जाती है कि लगता है कि क्लास में कोई है ही नहीं। कुछ अध्यापक होते हैं, जाते हैं तो बच्चे उनसे एक फ्रेंड्स की तरह मित्रवत व्यवहार रखते हैं, वो ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने डंडे के दम पे बच्चों को डरा के रखते हैं, तो वो ग्राउंड में पैर रखते ही सारे बच्चे क्लासरूम में हो गए। तो ऐसे आप अध्यापक हैं, आपको डिसाइड करना है कि हमें क्लास का वातावरण सकारात्मक बना के रखना है या नकारात्मक बना के रखना है। ठीक है। आर्थिक कारक क्या होंगे? ये सब तो हो गए जो टीचर और क्लासरूम की बातें। अब थोड़ा क्लासरूम के बाहर का एक फैक्टर देखते हैं। क्लासरूम के बाहर का एक आर्थिक कारक होता है। आर्थिक कारक का मतलब होगा कि अगर कोई अध्यापक सुबह घर से निकला है और उसे इतनी लंबी लिस्ट मिली है, किराना स्टोर से लेकर सब्जी की दुकान तक, और उसके पास जो उसकी तनख्वाह है या फिर वो लिस्ट जो है उस दिन उसके बजट से बाहर है, लेकिन घर से तो लिस्ट मिल गई है और सामान लाना भी ज़रूरी है। अगर उसके बजट में नहीं होगा वो, उसकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, यानी रोटी कपड़ा मकान मोबाइल फ़ोन रिचार्ज, ये सब जो एकदम सामान्य ज़रूरतें हैं जिसके बगैर जीवन नहीं चल सकता, अगर इतनी भी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं तो फिर वो क्लासरूम में बैठ करके किसी अवधारणा पे या फिर कोई सिद्धांत पे या चिंतन मनन करेगा, या फिर वो अपने घर की समस्याओं पे चिंतन मनन करेगा। निश्चित रूप से वो अपनी घर की समस्याओं को सोचेगा कि कहाँ से मैं इसकी व्यवस्था करूँ। तो आर्थिक तंगी अगर है एक टीचर को तो भी शिक्षण प्रभावित होगा, टीचिंग प्रभावित होगा, वो बेहतर क्वालिटी नहीं दे पाएगा, टेंशन में डूबा रहेगा हमेशा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि एक टीचर को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, और ये सरकार करती है, कॉलेज करता है, जो जहाँ भी वो पढ़ाने जाते हैं वहाँ से वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाते हैं। ठीक है। फिर शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ हैं, ये भी प्रभावित करती हैं। शिक्षण संस्थानों की प्रशासनिक नीतियाँ, भाई पढ़ाना अध्यापक को ही है, टीचर को। अब ये प्रशासनिक नीतियाँ क्या हैं कि मान लीजिए शिक्षक जो हैं, वो जो टीचर होते हैं, वो क्लास को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार। जो टीचर होते हैं उनकी एक नेचर होता है कि भाई हमको पढ़ाना है, हम अपने अनुसार पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे, ज़्यादा समर्पित होकर पढ़ा पाएंगे। और आपके अनुसार से पढ़ाएंगे जो कि मुझे नहीं पसंद है, तो फिर बगैर मन के हम जो भी मन में आया थोड़ा बहुत पढ़ा के निकल लिए अपने। तो ये जो शिक्षण संस्थान है उनकी नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए कि टीचर ना परेशान रहे उनसे, क्योंकि अगर उन नीतियों से, उन नियम और कानून से अगर वो बंधे हुए हैं तो फिर वो अपनी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। ठीक है। इसमें आता है जैसे विद्यालय प्रबंधन की प्रशासनिक नीति है, प्रधानाचार्य के साथ शिक्षक का व्यवहार, ये भी प्रभावित करता है। यानी जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ जो अदर अध्यापक हैं उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, पता लगा कि इनमें लड़ाई हो रही है और बार बार वो प्रिंसिपल का प्रेशर झेल रहे हैं, बातें अगर इनके बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है तो समस्याएं आती रहती हैं। ऑफिस में ये बैठे रहते हैं अपने झगड़े को लेकर के, तो फिर क्लासरूम में ये क्या क्वालिटी दे पाएंगे। तो इस तरह की समस्याएं रहती हैं जो कि होना नहीं चाहिए। एक अध्यापक का दूसरे अध्यापक के साथ 36 वाला आंकड़ा, ये भी नुकसान पहुंचाता है। और नुकसान किसका हो रहा है? शिक्षार्थी का हो रहा है, बच्चों का हो रहा है। तो ये सारे कारक ऐसे हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और अगर इन सब का संबंध बेहतर रहे, भाई प्रिंसिपल से अच्छे रिलेशन रहे, अपने जो सहयोगी अध्यापक हैं उन सब से अच्छे रिलेशन रहे, प्रशासनिक नीतियाँ बेहतर रहें, तो फिर वो टीचर अपनी जी जान लगा देगा क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। इससे शिक्षण और प्रभावी होगा, और ज़्यादा क्वालिटी होगी उसमें। ऐसे एक कारक है सब्जेक्ट मैटर, यानी विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर होता है, जो विषय होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, वो प्रभावित करता है। अब कोई टीचर है जो जिसके भूगोल में पकड़ है, अब उसको आपने हिस्ट्री बता दिया पढ़ाने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसमें वो विशेषज्ञता नहीं प्राप्त किया है उस विषय को अगर आप पढ़ाने के लिए कहेंगे, या फिर वो टीचर उस विषय को पढ़ाता है, तो फिर कैसे वो अपना क्वालिटी दे पाएगा, कैसे आपको बेहतर नॉलेज दे सकता है? नहीं। तो सब्जेक्ट जो होता है विषय, और जो टीचर की योग्यता है जिसमें वो स्पेशलिस्ट हैं, इनके बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए। यानी एक अध्यापक को या एक टीचर को टीचिंग करने के लिए, यानी पढ़ाने के लिए वही विषय दिए जाएँ जो जिसमें वो
अच्छी समझ रखता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर भी प्रभावित करता है। कभी कभी होता क्या है ना कि टीचर, नए टीचरों के अभाव में अध्यापक, मान लीजिए कोई कॉलेज है जहाँ पे अध्यापकों की कमी है, अब वहाँ टीचर नहीं है अगर, तो फिर मैनेजमेंट क्या करता है, एक एक टीचर को दो दो सब्जेक्ट पकड़ा दिए। एक में तो वो स्पेशलिस्ट हैं, उसमें तो वो बहुत अच्छा पढ़ा देंगे, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में तो बच्चों को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कारक हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे शिक्षण के